अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात 100 एपिसोड बैक टू बैक या नॉट आउट कहें, हम निरंतर जो कार्यक्रम चल रहा है ये 24 घंटे चल रहा है। और इसमें जो प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम जो आपने कभी सुना होगा, सुनने में आया होगा या अपने से बड़ों से सुनते हुए देखा होगा, उनके एक एक एपिसोड पे एक एक वक्ता जो कि उस विषय में महारथी हम कह सकते हैं, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। और आज के इस कड़ी में, इस सेशन में हमारे अतिथि और मुख्य वक्ता का परिचय कराने के लिए मैं डॉक्टर कपिल भार्गव जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा मंच पे। डॉक्टर कपिल भार्गव जी। धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि आदरणीय सर ने बताया कि बड़े ही आमोदक प्रमोद का विषय है कि इस तरह का अद्भुत कार्यक्रम एक अद्भुत संकल्प को लेकर, अद्भुत अवधारणा को लेकर, अद्भुत रूप से हमारे भारत को संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के सूत्र में गढ़ने हेतु जो मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसी मन की बात को अपने तरीके से और विशिष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए जो पुष्प वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो वस्तुतः किसी भी परिचय के लिए उनका ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से परिचय कराना आवश्यक हो। तथापि मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं कि आप उत्कृष्ट लेखक हैं। 25 वर्षों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों ही स्वरूपों में आपने पत्रकारिता के रूप में हमें पूरे समाज को सेवाएं दी हैं। आप गणित के प्राध्यापक रहे हैं। इतिहास विषय में आपकी विशेष अभिरुचि है। 5 वर्षों तक भारत की 8 यात्राएं आपने की हैं। भारत में इस्लाम विषय पर गरुड़ प्रकाशन से एक पुस्तक की एक लंबी सुदीर्घ श्रृंखला आपकी छप रही है, जो कि अमेज़न तथा अन्य माध्यमों से उपलब्ध है। तथा जो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त हैं, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी हम सभी के बीच में हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और अभी एक परिचय और बाकी है कि आप भारत भवन के न्यासी के रूप में भी हैं सर, आदरणीय राजा। हाँ, आदरणीय श्री सुशील जी को, यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अध्यक्षता इस सत्र की करें। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक के रूप में 20 वर्षों तक रहे हैं, पूर्व संगठन मंत्री मध्य भारत छत्तीसगढ़, तथा आपने 5 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, LLB की है, तथा भारत की सर्वोच्च जो परीक्षा है उसको भी आप पास कर चुके हैं। लेकिन समाज सेवा में हम सभी के बीच तत्पर हैं। ऐसे आदरणीय श्री सुशील जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजमान हैं। अब यह मंच वक्ताओं का है, आप बड़े ही ध्यान से धन्यवाद। मैं आदरणीय राजेंद्र दीक्षित जी को भी मंच पे मंच यहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ। आपके रहने से सब आपको भी उत्साहवर्धन होगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। तत्पश्चात आज के मुख्य वक्ता विजय मनोहर तिवारी जी, सबको मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी। जो वीडियो क्लिप है वो चलनी है। आज का जो पर्टिकुलर एपिसोड है, इस एपिसोड में जिसका बारे में आपको
जानकारी देंगे, विषय पे जानकारी देंगे हमारे मुख्य वक्ता। उसकी एक क्लिप चलनी है, पहले वीडियो क्लिप के माध्यम से भी आप उसको समझने का प्रयास करें। क्लिप चलाइए, वीडियो क्लिप। एक श्रोताओं की मैंने आप लोगों से एक प्रार्थना की हमारे अगर बीच आप कहीं जाते हैं और वहां का कोई यादगार चित्र है तो जब मैंने कहा था तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जबरदस्त परिणाम मिलेगा। लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। कहूं कि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतने भाग है कि मैंने भी उसको रीट्वीट कर दिया। और मैं समझता हूं शायद जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में ओरछा की फोटो हो, हमें देखेगी, हमारे देशवासी देखेंगे, हमारी नई पीढ़ी देखेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे प्रधानमंत्री तो बना दिया है, लेकिन मेरे भीतर का एक इंसान कभी कभार बाकी सब पद प्रतिष्ठाओं से हट करके अपने आप में खो जाता। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, मैं कह सकता हूं कि मेरे मन को उसी प्रकार से आंदोलित कर गया। जिस समय यूएन में मैंने ये विषय रखा था तो वैसा ही लग रहा था जैसे चलो भाई एक बात हो जाए। लेकिन 21 जून का जो दृश्य देखा, जहां जहां सूरज गया, जहां जहां सूरज की किरणें गई, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। हम कह सकते हैं कि योग अभ्यासों की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है। योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके सम्मानित किया, सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंधे पर उठाया, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मैं भी आनंद विभोर हो गया, मन पुलकित हो गया। और जब फ्रांस के लोग, जिनके लिए सीन नदी और एफिल टावर भौतिक गौरवपूर्ण प्रतीक है, उन्होंने योगा करने के लिए उस स्थान को पसंद किया, बराबरी का स्थान दे दिया। न्यूयॉर्क में लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर योगा किए। ऑस्ट्रेलिया सिडनी की बात हो तो ओपेरा हाउस के चित्र हमारे सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने ओपेरा हाउस की बराबरी में योगा को रख करके वहीं पर योगा किया। चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सिलिकॉन वैली हो, मिलान का डूमो कैथेड्रल हो, ये अपने आप में गर्व करने की बात। और जब 21 जून को मैंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल सिमोन बान की मून को यूएन हेडक्वार्टर पर योगा करते देखा, कितना आनंद आया मुझे। उसी प्रकार से यूएन पीसकीपिंग फोर्स ने भी योगा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में भी सियाचिन पर सफेद बर्फ की चादर पर हमारे जवान योगा कर रहे थे। तो समुद्र में नौसेना के द्वारा चारों तरफ जहां भी हमारे नौसेना के जहाज थे, योगा के कार्यक्रम इन्हें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज करवा दिया। राजपथ योग पथ बन गया। मैं देश और दुनिया का हृदय से आभारी हूं। और मैं कह सकता हूं ये कोई कार्यक्रम के खातिर कार्यक्रम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि विश्व के हर कोने से एक नया आनंद, एक नया उमंग, एक नया जुड़ाव। कुछ दिन पहले मैंने जब ट्विटर पे वियतनाम से एक परिवार ने एक छोटे बच्चे का योगा करता हुआ फोटो ट्वीट किया था, इतना प्यारा था फोटो,
दुनिया भर में इतना प्रचलित हुआ। हर कोई, बड़े बच्चे, गांव हो, शहर हो, डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर कोई जुड़ गया। योग सच्चे अर्थ में दुनिया को जोड़ने का एक कारण बन गया। मैं नहीं जानता हूं कि क्लास एलिवर्ड इस घटना का कैसे एनालिसिस करेगा, लेकिन एक बात मैं महसूस कर रहा हूं और हर भारतवासी गर्व अनुभव कर सकता है कि विश्व भारत को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। भारत के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी है। वैल्यूज, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की विरासत दुनिया जानना चाहती है। को नमस्कार। पिछली मन की बात में मैंने आप लोगों से एक प्रार्थना की थी कि छुट्टियों में अगर आप कहीं जाते हैं और वहां का कोई यादगार चित्र है तो इन इंडिया हैशटैग पर आप पोस्ट कीजिए। जब मैंने कहा था तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जबरदस्त परिणाम मिलेगा। लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतने भाग गए कि मैंने भी उसको रिट्वीट कर दिया। और मैं समझता हूँ शायद जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में ओरछा की फोटो हो, हम यहाँ देखेगी, हमारे देशवासी देखेंगे, हमारी नई पीढ़ी देखेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन मेरे भीतर का एक इंसान कभी कभार बाकी सब पद प्रतिष्ठाओं से हट करके अपने आप में खो जाता। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन को इस प्रकार से प्रेरित कर गया। जिस समय यहाँ पे जो यूएन में मैंने ये विषय रखा, वैसा ही लग रहा है। यहाँ पे जो श्रोता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो शारदा विहार के विद्यार्थी और शिक्षकगण हमारे बीच श्रोता के रूप में इस सेशन में उपलब्ध हैं। इसके पश्चात हाँ, आप सभी का स्वागत है। शारदा विहार के कर्तव्य से आपको स्वागत है। इसके तत्पश्चात में हमारे आज के वक्ता आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि मंच पे आकर हमारा मार्गदर्शन करें। भाई साहब। नमस्कार। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की इस पहल को मैं बधाई देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को वो पूरे देश के लोगों के साथ बात करते हैं। शायद आप लोगों को ये पता होगा, और ना हो तो इस महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे उसको जरूर सुनना चाहिए। मैंने शायद ही कोई एपिसोड होगा जब से ये आरंभ हुआ है जो मैंने ना सुना हो सकता है मैं कहीं यात्राओं में रहा हूं और कोई अगर एपिसोड नहीं सुन पाया हूं तो मैंने उसको बाद में जरूर सुना है। क्योंकि मैंने जब से स्कूल की पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज में गया, फिर कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं 25 साल अखबारों और टीवी चैनलों में रहा हूं। इस दौरान मैंने कई सरकारें देखी। जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी चुनाव प्रचार गांव में होते थे, तो कई तरह की सरकारें, पार्टियां सब गांव में प्रचार करने के लिए आती रहती। और उसके बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय में आने के बाद कई तरह की सरकारें हमने देखी, और पिछले 2014 के बाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनको भी काम करते हुए देख रहे हैं। ये
पहला अनुभव था जब कोई प्रधानमंत्री रेडियो पर अपने मन की कोई बात कहने के लिए आया। शुरू में लोगों को यह लगा कि अगर एक प्रधानमंत्री या कोई लीडर, पब्लिक लीडर जो वोटों की ताकत से जुड़ के भोपाल या दिल्ली में जाकर बैठते हैं और अगर ये कोई संवाद पब्लिक में करेंगे, जनता के साथ कोई संवाद करेंगे, तो वो संवाद क्या होगा? वो सरकार की कुछ योजनाएं बताएंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, कुछ सपने दिखाएंगे। इस तरह की एक आम धारणा पब्लिक लीडर्स को लेके हमारी अब तक के अनुभव से रही। पिछले 60-70 सालों के जो हमारे अनुभव हैं निर्वाचित सरकारों के, उनके लीडर्स के, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद में राजधानियों में बैठते हैं, तो जब भी वो कोई पब्लिक के साथ संवाद करेंगे तो वो घोषणाएं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे या सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। गरीबों के लिए ये योजना है, विद्यार्थियों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, किसानों के लिए ऐसा सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए हम ये स्कीम लेकर आए हैं। अब इसमें जिन क्लास को वो योजना एड्रेस की जाती है उसकी तो थोड़ी बहुत रुचि होगी कि मैं किसान हूं और किसानों के लिए अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो किसान होने के नाते मैं सुन लूंगा, अपने गणित उसमें लगा लूंगा कि मुझे क्या फायदा होगा, छोटे किसानों को फायदा होगा या बड़े किसानों को फायदा होगा। महिलाओं से जुड़ी हुई कोई स्कीम होगी तो जो महिलाएं हैं वो थोड़े गणित लगा लेंगी कि ये गांव की महिलाओं के लिए स्कीम है या शहर की महिलाओं के लिए स्कीम है, ये स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या है, वगैरह वगैरह। मैं आप सबसे सीनियर हूं, आप सब मेरे ख्याल से 11वीं 10वीं 9th में पढ़ने वाले सब विद्यार्थी होंगे और वोट अभी तक शायद ही किसी ने डाला होगा। अब आप वोट डालने जाएंगे अगले चुनाव में जब 18 वर्ष की आयु आपकी होगी और मतदान की पात्रता आपकी होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा कि मैं जब आपकी उम्र में था और जब ये चुनाव वगैरह होते थे हर साल, फिर नए प्रधानमंत्री बन जाते थे, हमने बचपन से देखा। मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से संवाद करते हुए कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। पहली बार जब उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में रेडियो पर लोगों के साथ बातचीत की तो मुझे सबसे आश्चर्यजनक ये लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहा है और उसमें कोई सरकारी बातें कम है, कोई सरकारी बात नहीं है, उसमें देश की बातें हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत पासिंग रेफरेंस में जरूरी लगता है उनको तो वो उल्लेख करते हैं उसका। अगर वो लगता है उनको कि आप उसमें कोई हाथ बटा सकते हैं तो एक टू वे डायलॉग की तरह से वो उस योजना का उतना ही जिक्र करेंगे, आपको बोर नहीं करेंगे, सरकारी दस्तावेज की तरह आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात मुझे नई, अनोखी और ऐसी जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा वो ये लगी कि वो उसमें देश की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पूरे देश में कई यात्राएं की। मैं 2010 से 2015 के बीच में एक ऐसी भूमिका में था कि मैंने पूरे भारत की लगातार 8 बार परिक्रमाएं की। अब आप नक्शे पे पूरा भारत देखना कभी गूगल पर, और मैंने पूरा भारत 8 दफा 5 सालों तक कोई दूसरा काम नहीं किया, केवल घूमता रहा हूं कुछ लिखने के लिए। मेरी किताबें हैं, आप उसको अमेज़न वगैरह पे देख सकते हैं। तो वो देश की बात कर रहे हैं, देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि जो केवल आप जाकर ही देख सकते हैं, उसको पढ़कर भी मजा नहीं आएगा। और ये बात कौन कर सकता है? बहुत लोग हमारे बीच में, हमारे शिक्षक, हमारे परिवारजन, हमारे पड़ोसी बहुत घूमने जाते हैं, इधर उधर कहीं पर्यटन करने जाते हैं या किसी अध्ययन यात्रा पर जाते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वो लौटकर आपके साथ में कितनी देर बात करते हैं कि अगर वो उत्तराखंड गए और केदारनाथ के उन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने क्या देखा, उत्तराखंड के पहाड़ों में कैसी प्रकृति उन्होंने देखी। मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया कि इस तरह से कभी कोई संवाद करते हो, वो लौटकर अपनी यात्राओं के अनुभव हमारे बीच में बांटते हो, सुनाते हो, कभी बैठाकर लोगों को, क्योंकि हर कोई तो जा नहीं सकता हो, आप बरसों बाद जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी यात्रा में गया हूं तो मैं अपने गांव के लोगों को, अपनी कक्षा के बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को बैठकर उस यात्रा के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊं जो भारत के बारे में उनको जरूर जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। लेकिन ऐसा हम कब करेंगे? जब हम उस ढंग से भी भारत को देखें, तब करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 50-60 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में पूरे भारत की जो यात्राएं की हैं, तो आप उनके मन की बात में कोई ऐसा प्रसंग लेके आएंगे कि भारत के बारे में 2-4 ऐसी अनूठी चीजें आपके बारे में, भारत के बारे में बताएंगे, भारत के मौसमों के बारे में बताएंगे,
भारत की आर्कियोलॉजी के बारे में बताएंगे। अभी उन्होंने इस मन की बात में, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो शायद 9वां एपिसोड, वो 9वां एपिसोड जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने हुए थे तब। तो उन्होंने उसमें एक पिछले एपिसोड में उन्होंने ये आह्वान किया होगा कि अगर आप किसी नई जगह पर घूमने जा रहे हैं, गर्मी की छुट्टियों में अपना समय बिताने के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां कोई अच्छी चीज देखें तो फोटो शेयर करें, वहां के बारे में कोई जानकारी शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, जहां भी आप एक्टिव हैं वहां शेयर करें, कुछ अच्छी चीजें बांटें। कोई अच्छी इमारत आपने देखी, कोई अच्छी सड़क आपने देखी, कोई भी ऐसी चीज जो लगता है कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मेरे बाकी दोस्त तो वही हैं भोपाल में, वो तो यहाँ नहीं आए हैं, मेरे और तमाम पड़ोसी लोग नहीं आए हैं, तो मैं वो फोटो वहां शेयर करूं। प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया और लाखों लोगों ने ऐसे अपने अनुभव की फोटोग्राफ्स, उसकी जानकारियां, वीडियो उस पर डाले और उन्होंने उनमें से कुछ का उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश से किसी ने ओरछा के फोटो डाले होंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ओरछा गए हैं या ओरछा के बारे में जानते हैं। आप में से कोई गया है ओरछा? ओरछा एक बेतवा नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और वो करीब 700-800 साल पुरानी इमारतें आपको वहां नजर आएंगी। राम राजा का मंदिर वहां है। राम की राजा के रूप में पूजा केवल वही होती है, भगवान के रूप में हर जगह होती है, लेकिन किंग राजा राम उनके और पूरा राज्य का प्रोटोकॉल है कि उनको सलामी दी जाती है जैसी राजाओं को दी जाती है आज भी। अब उसके बारे में कथा ये है कि अयोध्या का जब ये राम मंदिर जो बाबर के हाथों टूटा, तो वो विग्रह जो भगवान राम के थे वो यहाँ लाए गए थे ओरछा की तरफ, और कोई संकल्प था, एक रानी थी ओरछा की, वो लेकर आई और जहां वो स्थापित हो गए वो वहीं हो गए, मंदिर कहीं और बना था उनके लिए। तो वहां उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज भी 500 साल से निरंतर राजा के रूप में उनकी पूजा अगर धरती पर कहीं होती है तो वो ओरछा में। और ऐसा मानते हैं कि शाम के समय जब उनकी अंतिम शयन आरती होती है, उसके बाद भगवान वापस अयोध्या जाते हैं, तो वो ऐसा एक प्रतीक रूप में ये वहां पालन होता है। हमें जाके उनके स्ट्रक्चर देखना चाहिए, स्थापत्य के अद्भुत नमूने। जहांगीर के लिए उनके दोस्त थे यहाँ वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने जो महल बनवाया था 7 स्टोरी ऐसा बिल्कुल भव्य मॉल की तरह दिखने वाला, 500 साल से खड़ा हुआ वो बिल्डिंग। तो कौन सा स्थापत्य हमारे यहाँ हमारे जो इंजीनियर थे वो इस्तेमाल करते थे कि 400-500 साल के बाद भी इमारतें ऐसी खड़ी हुई हैं मजबूती से। आज हम जो मकान बनाते हैं या जो इमारतें बनती है जल्दी गिर जाती है या उनमें मेंटेनेंस जल्दी आ जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों के पास में ऐसी कौन सी टेक्निक थी, ऐसी कौन सी अभियांत्रिकी थी उनके पास में, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या स्थापत्य था कि सदियों बाद भी वो इमारतें उनके यहाँ खड़ी हुई वैसी की वैसी। तो उन्होंने इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी टैगलाइन दी, एक बड़ा कोटेबल कोट उन्होंने हमें दिया। उन्होंने कहा कि विश्व जो है वो भारत को जानने के लिए उत्सुक है, दुनिया के लोग भारत को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा उन्होंने इसमें जब ये यात्राओं के बारे में जब वो कह रहे थे और भारत के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग भारत के बारे में अधिकतम जानने के लिए उत्सुक हैं। इस बात पे मेरा ध्यान गया कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मुझे 2014 में मुझे इजराइल जाने का मौका मिला था। मैं 1 हफ्ते इजराइल घूम कर आया हूं। मैं वहां के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। एक तो ये कि जब स्कूल की पढ़ाई बच्चे पूरी करते हैं तो उसके बाद उनको आर्मी में सेवा देना अनिवार्य है। कुछ समय लड़कियों के लिए, कुछ कम समय, लड़कों के लिए कुछ ज्यादा समय फौज में सेवाएं देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप कॉलेज की पढ़ाई में जाएंगे और जब कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे तो वहां का जो समाज है, वहां के जो परिवारजन हैं, वहां के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर आप तुरंत पढ़ लिख गए हैं तो कुछ नौकरी करें या कुछ बिजनेस करें, दुकान संभालें पापा की, मतलब कुछ काम में उतर जाए सीधे सीधे। ऐसा नहीं। इजराइल के यहूदी अपने बच्चों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कहते हैं कि अब आप कुछ साल 6 महीने पूरी दुनिया घूम लीजिए, जहां मर्जी हो वहां जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप में घूमिए, जहां जाना हो वहां जाइए, थोड़ा सा दुनिया का दर्शन करिए, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी सभ्यता और संस्कृतियां दुनिया में विकसित हुई है, उसको साक्षात देखिए। उसके बाद अपनी समझ विकसित करिए और फिर तय करिए कि आपको नौकरी करना है
कि बिजनेस करना है, क्या करना है, ये बाद में तय करिए, पहले 6-8 महीने जाकर पूरी दुनिया की सैर करिए। ये वहां का समाज अपने युवाओं से अपेक्षा करता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इजराइल के अधिकतम बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर दुनिया घूमने के लिए निकलते हैं, अधिकतम बच्चे वो भारत आना चाहते हैं, भारत घूमना चाहते हैं, भारत आते हैं घूमने के लिए। मैं आश्चर्य में पढ़ा कि यहाँ तो लोग यूरोप देखना चाहते हैं, अमेरिका देखना चाहते हैं, हमारा आकर्षण पश्चिम के विकसित देशों की तरफ है। लेकिन इजराइल जैसा एक सबल देश जो हमारे साथ ही लगभग जिसकी यात्रा शुरू हुई, आप कभी गूगल पर सर्च करिए, थोड़ा सा इजराइल का इतिहास पढ़िए। छोटा सा देश है, 1 करोड़ से कम आबादी है उसकी। दिल्ली की आबादी 2.5-3 करोड़ है, अकेले दिल्ली की, एनसीआर की, नेशनल कैपिटल की जो आबादी है वो 2.5-3 करोड़ के आसपास है। इजराइल उससे भी 1/3 पॉपुलेशन की देश है, छोटा सा देश है। और 1948 में उसकी यात्रा शुरू हुई, 1947 में हम आजाद हुए, हम लगभग एक साथ दौड़ना शुरू किए। वो मगर बच्चे के जबड़े में फंसा हुआ एक देश है जिसके चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन वो कैसे खड़ा हुआ है जरा आप देखिए उस देश की, उसके पुरुषार्थ को देखिए और समझिए और पढ़िए। तो मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई कि वो बच्चे जो यहाँ से युवा हैं वो पढ़ाई पूरी करने के बाद में भारत क्या देखना चाहते हैं। वहां तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरोगे या मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरोगे तो पूरी 2 करोड़ की ठसाठस भरी हुई मुंबई, जिसकी लोकल ट्रेन में खड़े होने की जगह ना हो, तो ऐसी भीड़ में आकर ये लोग क्या देखना चाहते हैं भारत में। मैंने ये प्रश्न वहां के एक प्रोफेसर से किया, उनका उत्तर ये था कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, वो लगभग उतनी ही प्राचीन है जितनी इजराइल की। 3-4 हजार वर्षों का ज्ञात इतिहास। दुनिया के कई धर्म तो 1,500-2 हजार साल के ही है, KG1 और KG2 की अवस्था में। उससे 5,000 साल पुराना भारत का तो ज्ञात इतिहास है। इतने सदियों का लंबा परंपरा जीवित आज भी। हमारी जो सभ्यता है वो कोई पुरातत्व का विषय नहीं है कि कोई पुरातत्व में चले गए सारे मम्मी बनकर पिरामिड में थे और मिस्र इस्लामिक देश है और सारी पुरानी उनकी जो देवी देवता है वो आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आज भी अगर हम अपनी पूजा परंपराओं में, रीति रिवाजों में, सांस्कृतिक परंपराओं में जीवित हैं, तो हम एक जीवित समाज है 1000 वर्षों की गुलामी के बाद। तो वो इजराइल के युवाओं के लिए ये बात ठीक वैसे ही आकर्षित करती है, क्योंकि ऐसे ही उनके लिए भी अपनी जमीन से बेदखल किया गया था। 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को मान्यता दी, तब दुनिया भर से बिखरे हुए यहूदी इकट्ठे हुए और एक ऐसा देश बना दिया 70 वर्षों। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बात कि भारत के प्रति दुनिया के लोग जानने को उत्सुक हैं, भारत के बारे में अधिकतम जानना चाहते हैं। तो आपकी नॉलेज में जो भी बात हो, आज सोशल मीडिया का टूल हमारे पास है, आपको अपनी कोई फैमिली वैल्यूज के बारे में कहना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें, तो जो श्रेष्ठ है, जो दूसरी बात उनकी बहुत अच्छी ये लगने वाली थी कि जो श्रेष्ठ है उस पर दुनिया का हक है। जो भी अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है, अच्छा दर्शन है, अच्छे रीति रिवाज है, तो वो हमारे ही नहीं है, उस पर दुनिया के हर व्यक्ति का अधिकार है। तो उनको बताओ कि हमारा देश कैसा है, हमारी पारिवारिक परंपराएं कैसी हैं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कैसी हैं। आप जहां लिख सकते हैं वहां लिखें। सोशल मीडिया की पावर क्या है उसका एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। मित्रों, यहां से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है भोपाल से, सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचते हैं आप वहां, और वो विदिशा जिले की उदयपुर नाम का गांव है। आपने सुना है? कितने बच्चों ने देखा है उदयपुर? ठीक, मैं 5 वर्षों से वहां हर महीने एक दिन देता हूं। 5 वर्षों से 2018 से एक मासिक हेरिटेज वॉक में करता हूं, और वो एक 10वीं सदी का एक पूरा हेरिटेज टाउन है। 10th 11th सेंचुरी के वहां की गलियां, दरवाजे, महल, मंदिर, तमाम बावड़ियां, वाटर बॉडीज, 100 से ज्यादा तो उस 8,000 आबादी के गांव में इंस्क्रिप्शन है संस्कृत की और अरबी और फारसी की। 100 से ज्यादा कहीं कुएं में लगे हुए हैं, कहीं बावड़ियों में लगे हुए हैं, मंदिरों में लगे हुए हैं, कुछ बाद के समय में बनी मस्जिदों में भी लगे हुए हैं। और वो क्या कहानी कहते हैं, तो वहां 11th सेंचुरी का एक मंदिर है, 11वीं सदी का, राजा उदयादित्य के नाम से वो गांव है, उदयपुर नाम है उस गांव का। राजा उदयादित्य राजा भोज के बाद परमाणु की अगली जनरेशन में हुए थे।
परमार राजाओं ने 350-400 सालों तक राज किया था और 26 जनरेशन 26 पीढ़ियों तक उनकी लिस्ट है, पहले राजा से लेके आखिरी राजा तक। उसमें उदयादित्य 12वें नंबर पर है। वो कभी उदयपुर में रहे होंगे और जो संस्कृत का शिलालेख वहां मंदिर में है उसमें 1080 की डेट टाइम। अब आप जरा 2023 में से 1080 घटा दीजिए, 943 साल पुराना मंदिर जिसकी तारीख इंग्लिश कैलेंडर में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे 30 मार्च 1080 को पंडित श्रृंगवास के पुत्र पंडित महिपाल ने वहां शिलालेख राजा की आज्ञा से ये लिखवाया है कि इस मंदिर का आज ध्वजारोहण हो रहा है। 943 साल पुराना इस इलाके का ऊपर से नीचे तक, शिखर से लेकर भूमि तक बचा रह गया एकमात्र सुरक्षित मंदिर है। सारे मंदिर इस इलाके के टूटे हुए हैं और वो किसी भूकंप में नहीं टूटे हुए। तो मैं हर महीने वहां हेरिटेज वॉक करता हूं। वहां राजा उदयादित्य के महल के नाम से एक बड़ा परिसर खंडहर में पड़ा हुआ था और उस पर कई लोगों ने कब्जे कर रखे थे। क्या कर रखे थे? कब्जे कर रखे थे। उस पर कुछ भी बना के अपना चला रहे थे कारोबार। हमने उसके कुछ फोटोग्राफ लिए। हर महीने में कुछ इतिहासकारों को, पुरातत्ववेत्ताओं को वहां लेके जाता हूँ, हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, राइटर को, एडिटर्स को, मेरे जो मित्र हैं, गुणी लोग हैं, उनको लेके जाता हूँ। एक दिन वहां देता हूँ। मैंने कुछ फोटोग्राफ उस महल के लिए। अब यहाँ से सोशल मीडिया की ताकत देखिए क्या है। 3 फोटोग्राफ, उसमें एक फोटोग्राफ में लिखा है उदयपुर पैलेस, खसरा नंबर 822, निजी संपत्ति। अब किसी प्राचीन महल पे कोई निजी संपत्ति का साइन बोर्ड टांग के बैठा हुआ है। अचानक ध्यान में तो ये आज किसी की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? इतना पुराना महल ये खंडहर में पड़ा हुआ है। एक फोटो मोबाइल पे चलते चलते, सबके पास मोबाइल होते हैं, एक फोटो हमने वहां खींच लिया। दूसरा, हमने वहां जो बुर्ज दिखाई दे रहे थे, लगभग 20 फीट ऊंची कवर्ड कैंपस था वो, ऐसे 3 पिक्चर हमने वहां लिए। दीवार को तोड़कर वहां अतिक्रमण किया गया था और एक लोहे का फाटक लगा दिया, अंदर कोई कब्जे करके रहने लगे। उस फाटक का फोटो ले लिया। अब दोनों तरफ जो दीवार है वो 1200 साल पुरानी दिखाई दे रही है साफ। उसमें बीच में किसी ने सीमेंट के खंबे लगाए, लोहे का गेट लगा दिया। 3 पिक्चर चलते चलते कोई बताने वाला भी नहीं था कि भैया ये किसका उदयपुर पैलेस खसरा नंबर 822 किसकी निजी संपत्ति, कोई बताने वाला नहीं था। हमने फोटो ले ली। शाम को जब लौटे मित्रों, मैंने वो फोटोग्राफ मानिए प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किए। एक ट्वीट क्या कमाल करता है उसका उदाहरण बता रहा हूं और आप जाके देखिए। मैं कभी आपके स्कूल के बच्चों को आमंत्रित करूंगा कि मेरे साथ चलिए आप हेरिटेज वॉक करने। अभी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के 150 बच्चों को लेके गया था मैं कुछ महीने पहले। प्रधानमंत्री जी को मैंने वो ट्वीट किया, साथ में मुख्यमंत्री जी को भी किया और केंद्रीय पर्यटन मंत्री को। ठीक, अब एक ट्वीट में शब्दों की सीमा होती है, उसमें आप 60, 70, 80 शब्द लिख सकते हैं अधिकतम, लंबी कॉपी नहीं लिख सकते। अब आप क्या लिखेंगे? तो मैंने उसमें लिखा कि क्या 1000 वर्ष पुराना राजमहल आज किसी की निजी संपत्ति हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। किंतु है। विदिशा जिले, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयपुर, सीधा, और 3 पिक्चर डाल दिए। पता बता दिया, प्रश्न कर दिया जिसमें एक समस्या झलक रही है और 70 शब्दों के अंदर ही हो गया। 70 पूरे शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया और 3 पिक्चर जिसमें वो साइन बोर्ड, वो फाटक और वो बुर्ज दिखाई पड़ रहे हैं प्राचीन। फिर मैंने सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मैं फेसबुक पेज पर हूं और कुछ लोग मुझे पढ़ते हैं देश में। मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा। फेसबुक पेज पर आपको शब्दों की कोई सीमा नहीं है, आप 1000, 1500, 2000 शब्दों में भी कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने एक लेख लिखा। चूंकि मैं इतिहास का अध्येता हूं, इतिहास के बारे में पढ़ता रहता हूं, तो मैंने उदयपुर के इतिहास के बारे में जो मेरी जानकारियां थी, जितनी किताबों में ले पाया, उसमें से जो अच्छे विवरण उसके लगे मुझे, मैंने एक लेख लिखा। उसका हेडिंग मैंने वही लिखा जो साइन बोर्ड पर टंगा हुआ था, उदयपुर पैलेस खसरा नंबर 822 निजी संपत्ति। ये हेडलाइन है आर्टिकल का और ये मैंने जनवरी 2021 में अपने फेसबुक पेज पे 3 या 4 जनवरी को लिखा। ठीक, दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया मैंने ट्विटर के बाद में फेसबुक का। मुझे पढ़ते हैं कुछ लोग देश भर में, कई उसमें पत्रकार हैं, संपादक हैं, दिल्ली में हैं, इंदौर भोपाल में भी हैं। उन्होंने उसको पढ़ा। फिर मैंने अपने 20-25 मित्रों को जो इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या पत्रकार हैं, अखबारों में संपादक हैं, टीवी में एंकर हैं, मैंने 25 ऐसे मित्रों को उस फेसबुक पेज की लिंक व्हाट्सएप पर की। मैंने तीसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया।
माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में टेक्नोलॉजी के बेहतरीन उपयोग का रचनात्मक उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इसमें बार बार सिखाते हैं, बोलते हैं कि आपके पास ये जो है ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है कि केवल समय पास करने के लिए आपने कोई वीडियो देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई गाना चुटकुला इधर उधर दिन भर फैलाते रहते हैं, इसी में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। तो इसके रचनात्मक उपयोग की सीख जो उन्होंने अपने कार्यक्रमों में दी, मैंने 3 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए, सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए और एक ऐतिहासिक जगह से उनको अवगत कराया। उसमें एक समस्या झलक रही है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ इस तरह की समस्याओं के निराकरण बहुत आसानी से नहीं होते, और जहाँ ऐसे नाजायज कब्जे वगैरह हो तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, वहां पर आप हटाने जाएंगे और 200 लोग आ जाएंगे आपको घेरने के लिए। आसान नहीं है ये सारे काम किसी के लिए, तो कोई हाथ नहीं डालता, कोई पॉलिटिकल पार्टी हाथ नहीं डालती, कहाँ विवाद में पड़े, झगड़े में पड़े, ठीक है। लेकिन इस जगह पर जो 1000 साल पुराने राजमहल पर हुए नाजायज कब्जों का एक ट्वीट केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को किया, मुख्यमंत्री जी को भी साथ में ले लिया क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला था। केवल 2 दिन के अंदर जो एक्शन शुरू हुआ है वो एक अद्भुत सक्सेस स्टोरी है जिस पर पूरे देश का ध्यान गया। उस पर कई राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं ने उसको कवर किया। सिर्फ 3 दिन में जो एक्शन शुरू हुआ वो आपको बताऊं मैं, तो आज जब मैं 2 साल बाद बात कर रहा हूं तो वो नाजायज कब्जे पूरे हटे पीसफुली, कोई एक सुई के गिरने की आवाज नहीं आई, और वो नाजायज कब्जे पूरे हटे और पूरी प्रोसेस से हटे। बाकायदा नोटिस गए उनके पास। प्रशासन को पहली बार पता चला कि ये 1000 साल पुराने राजमहल पर जो अब तक तशरीफ फरमा थे, रह रहे थे, वो दरअसल नाजायज कब्जे थे, और कुछ ही महीनों में वो कब्जे हटे, प्रोसेस से हटे। अभी कुछ महीनों पहले उसको मध्य प्रदेश ने राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया अपना नया। उनकी सूची में सबसे नया जुड़ा हुआ है उदयपुर का पैलेस। राज्य संरक्षित स्मारक घोषित हुआ। 5 करोड़ रुपए की राशि, बिना किसी आंदोलन, कोई धरना, हमारी कोई समिति नहीं, हमारा कोई नेता नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, केवल एक ग्रुप है जो हेरिटेज के लिए काम करता है। और हमारी जो शक्ति का केंद्र है वो उदयपुर है। हम वहीं जाते हैं, हर महीने 1 दिन देता हूँ और लोगों को लेके जाता हूँ। 5 करोड़ रुपए की राशि शासन ने हमारे प्रयासों के फलस्वरूप उसको आवंटित की है, और अभी पिछले 4 महीने से केवल सफाई का काम चल रहा है उस महल की, और वो बचा लिया गया। एक महल बचा लिया गया, कोई विवाद नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की सिर्फ एक 3 लाइन का ट्वीट किया, 1000 शब्दों की एक कॉपी फेसबुक पेज पर लिखी, उसकी लिंक कुछ व्हाट्सएप पर भेजी। सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म का एक रचनात्मक उपयोग किया, जिसकी तरफ बार-बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसका उपयोग करो, रचनात्मक शक्ति है आपके हाथों में, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस 9वें एपिसोड में उन्होंने ये कहा कि भारत के बारे में, हमारी उज्ज्वल परंपराओं के बारे में, हमारी फैमिली वैल्यूज के बारे में बताइए लोगों को, लिखिए, आपको जो समझ में आए वो लिखिए, उसके अर्थ पूछिए। जैसे योग के बारे में अभी बात की हमने, जो छोटी सी क्लिप उनकी सुनी, उसमें उन्होंने योग दिवस के बारे में बात की, और वो जब विश्व योग दिवस के रूप में जब घोषित हुआ, उसके बाद में जो अभ्यास पूरी दुनिया में शुरू हुए, तो उन्होंने क्या बात इस्तेमाल की, उन्होंने क्या कथन किया। उन्होंने कहा, जैसे हम कहते थे अंग्रेजों के जमाने में कि उनका धरती पर सूरज डूबता नहीं, यहाँ तक राज है उनका, इतने देशों कि अगर यहाँ डूबता है तो वहां से उदय होता है, वहां भी राज करते हैं और यहाँ भी राज करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि योग अभ्यासियों की दुनिया में सूरज ढलता नहीं है आज। और योग कहाँ की परंपरा है? भारत की परंपरा। क्या उदाहरण उन्होंने दिया कि मैंने तो यूएन में केवल ऐसी बातों में कह दिया था योग के बारे में, और ये विश्व योग दिवस के रूप में घोषित हुआ, और मैंने जो पिछले चित्र देखे योग दिवस पर, तो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पे लोग योग कर रहे हैं, पेरिस में एफिल टावर के नीचे बैठकर लोग हजारों की तादाद में योग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस में योग कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि धरती के कोने कोने में ये बात प्रयोग में चली गई, इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं वहां लोग, केवल पढ़ नहीं रहे। मैंने आज से, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मित्रों, पातंजल योग सूत्र का नाम आपने सुना होगा। अभी आप जानते हैं कि वो आप उनके सामने जाएंगे तो वो आपकी समस्या बता देंगे, आपका भविष्य कुछ इशारे कर देंगे, कुछ अतीत के बारे में ठोस बातें बता देंगे। आम भाषा में हम आम भारतीयों के बीच में ऐसी जो
स्थिति है उसको लोग चमत्कार कहते हैं कि बड़े चमत्कार है, पता नहीं कैसे बता देते हैं, सब बता दिया उन्होंने उनके सामने। आप जानते हैं ऐसे कई लोगों के बारे में प्रसिद्धि है। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ लेंगे तो चमत्कार शब्द का प्रयोग करना बंद कर देंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो आपको चमत्कार नहीं कहेंगे। पतंजलि ने एक एक चीज बताई है उसमें, प्रोसेस कैसे ये चीज आती है आपके पास में कि आप भविष्य को पढ़ लें, आप भूतकाल के बारे में किसी को जान जाएं, या आप किसी के बारे में कुछ अच्छी बात कहते हैं और वो फलीभूत हो जाए, वरदान, और किसी को कोई गुस्से में क्रोध में कुछ कह दें और वो फलीभूत हो जाए, अभिशाप। ये कैसे आती है? वाणी की सिद्धि। सिद्धि का ये सिद्धियां हैं। जब आप योग के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर साधना करेंगे, प्रयोग करेंगे, शरीर को साधेंगे, मन को साधेंगे, तो ये सिद्धियां आपको क्रम से प्राप्त होंगी। उन सिद्धियों के उन्होंने लक्षण लिखे कि आप किसी को देख के उसका अतीत बता देंगे। ऐसा लगेगा कि इनके बारे में मैं 4 बातें कह दूं और आप कह देंगे और वो चारों बातें सच हों। ऐसा लगेगा कि इनके बारे में मैं ये बता दूं कि अगले 2 वर्षों में आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, और वो सच निकलेगा। भविष्यवाणी, चमत्कार नहीं, सिद्धि है। और वो कैसे प्राप्त होती है, पतंजलि ने पूरा प्रोसेस बताया है। 104 के 2-2 लाइन के सूत्र लिखे। इसी उम्र में पढ़ना चाहिए, कोर्स की किताब नहीं है, आउट ऑफ द कोर्स पढ़ो। तो अगर वो इतनी उस 35 मिनट मैंने उनको सुना और 5 से 7 मिनट वो केवल योग पर बोले, तो योग पर टेक्स्ट क्या है हमारे पास? किसी भी चीज को सुनो तो उसमें अपने लायक टेक अवे क्या है वो निकालो। तो योग पर क्या है? ऑथेंटिक किताब योग सूत्र, पतंजलि का ओरिजिनल किताब, 2000 साल पुरानी, पढ़ना चाहिए। वरना वो इतनी शक्ति कहां से आती है कि उन्होंने एक भाषण दिया कि योग की परंपरा हमारे देश में ये है, और यूनाइटेड नेशन ने उसको एक दिन दे दिया होगा कि पूरी दुनिया आज योग मनाएगी, योग दिवस के रूप में। तो ये ताकत कहां से आती है, ये हमें जानना चाहिए। तो मन की बात, मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई से के बाद में 25 साल विभिन्न मीडिया के माध्यमों में रहा हूं और मैंने कई सरकारें देखी। मैंने लगभग सभी को वोट किया और एक वोटर के रूप में मैंने लगभग सभी को वोट किया है। मेरे अनुभव में ऐसा नहीं था। जो प्रधानमंत्री हमारे पिछले अनुभवों में थे वो बहुत अच्छा काम करने वाले लोग थे, बहुत संघर्ष करने वाले लोग थे। उन्होंने कुछ ना कुछ भारत के चरणों में अर्पित किया है। लेकिन भारत के लोगों के साथ में ऐसा संवाद स्थापित करना, आपने अगर कोविड के समय की उनके मन की बात के कार्यक्रम उन्होंने सुने हो, तो एक देखिए कि किसी नर्स को जो किसी दुर्गम परिस्थितियों में, ऐसी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में, कोविड के दौरान जब हम गली और अपनी कॉलोनी में घूमने में डरते थे कि कहीं कोई उड़ता हुआ हवा में आना आ जाए कोविड हमारे पास, और तब वो पैरामेडिकल स्टाफ जो काम कर रहा है, एक दिन किसी के फोन की घंटी बजती, किसी नर्स ने, और उसको बताया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके अनुभव के बारे में बात करना चाहते हैं। ये छोटी बात नहीं है और ये केवल प्रचार के लिए नहीं है, ये बड़े संकल्प की बात है। और ये जो पूरा प्रयोग है मन की बात का, मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग एक रविवार कक्षा के रूप में उसको सुनो। एक भी एपिसोड नहीं हुआ होगा जो मुझसे मिस हुआ, मैं जरूर सुनता हूँ। इसमें उन्होंने कुछ और बातें की। एक गांव के सरपंच का उल्लेख किया उन्होंने, हरियाणा के एक गांव के सरपंच का उल्लेख किया जिसने सेल्फी विद डॉटर, ऐसा उन्होंने एक कैंपेन किया था कि अपनी बेटी के साथ सेल्फी। हरियाणा इसलिए खास महत्व रखता है और ये हमें जानना चाहिए। 2011 में मुझे झज्जर जिले में जाने का मौका मिला था। भारत की यात्राओं का जो मैंने अभी उल्लेख किया उसमें 2011 में झज्जर नाम का एक जिला है दिल्ली के पास में, और सेक्स रेशो में बच्चियों और बच्चों की जो संख्या होती है उसमें सबसे बड़ा गैप पूरे देश में वो झज्जर में था। लड़कियां सबसे कम हैं जहां संख्या। तो ऐसा एक राज्य जहां लड़कियों की संख्या आनुपातिक दृष्टि से जो एक स्टैंडर्ड है उससे सबसे न्यूनतम उसमें चली गई हरियाणा राज्य। तो वहां बेटियों को बचाना बहुत आवश्यक है। एक सरपंच ने ये प्रयोग किया कि यार अपनी बच्ची के साथ एक सेल्फी लो और अपने डीपी में लगाओ, सोशल मीडिया पे डालो, 2 बातें लिख दो। प्रधानमंत्री जी तक ये जानकारी कहीं मीडिया के माध्यम से पहुंची होगी। उन्होंने उस मन की बात में उस सरपंच का जिक्र किया, नाम से जिक्र किया। अब मेरे मध्य प्रदेश में 25,000 स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं सफेद कुर्ते पजामे पहन के सरपंच। तो क्या उन लोगों के लिए ये एक अच्छे सबक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री का ध्यान अगर किसी एक सरपंच की तरफ उसके किसी एक प्रयोग के कारण गया है कि बच्चियों की तरफ उसने रेखांकित किया, ध्यान आकर्षित किया समाज का,
तो मैं अपनी पंचायत में कुछ ऐसा नया कर सकता हूं क्या? नया कर सकता हूं क्या? मैं नया क्या कर सकता हूं? जहां भी मैं विद्यार्थी हूं तो नए ढंग से क्या पढ़ सकता हूं, मैं अध्यापक हूं तो नए ढंग से क्या पढ़ा सकता हूं, थोड़ा थ्योरी से हटकर कैसे प्रैक्टिकल बात कर सकता हूं, उसका असर होता है। तो उन्होंने उस सरपंच का जिक्र किया। तो ये हजारों जनप्रतिनिधि जो आगे और आगे की अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ नीचे से शुरू करते हैं, पंचायतों से शुरू करते हैं, पार्षद के रूप में शुरू करते हैं, उनके लिए एक सबक है वो टुकड़ा, जिसमें वो हरियाणा के उस सरपंच का बड़े आदरपूर्वक उसका नाम उल्लेख कर रहे हैं। और फिर उन्होंने हैशटैग का आह्वान किया कि हैशटैग लगा के आप ये फोटो डालिए अपने बच्चियों के साथ, ये जरूरी है। और हमारी जो उन्होंने एक जो स्कीम बच्चियों बेटी बढ़ाओ ऐसा उन्होंने एक स्लोगन दिया था, ये भी लिख सकते हैं आप उसको, ऐसा उन्होंने उसको एक पूरा कैंपेन खड़ा कर दिया सोशल मीडिया पर। ये ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। और जब भी, जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई पब्लिक लीडर, कोई निर्वाचित पब्लिक लीडर अगर पब्लिक के साथ एड्रेस कर रहा है, तो एक आम धारणा यही थी शुरू में, मैं भी यही सोच रहा था कि अब ये सरकारी योजनाओं का जिक्र करेंगे जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहता, ये कुछ घोषणाओं में जाएंगे जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहता, कान पक गए, मौन रहे, ऐसा कहने से। लेकिन पहला ही एपिसोड जब सुना तो पूरी धारणा बदल गई। उसमें कहीं सरकारी योजनाओं का उल्लेख नहीं, कोई आत्म प्रशंसा नहीं थी, कोई लफाजी नहीं थी, कोई उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने आपकी बातें, मेरी बातें, उन्होंने मेरे पड़ोस की बातें की, मेरे गांव की बातें। और मुझे लगा कि कोई भारत की आत्मा को जानने वाला कोई बोल रहा। प्रधानमंत्री तो वो है, लेकिन भारत की पूरे मन की बात के जितने एपिसोड हैं, पॉलिटिकली लोग उसका कोई भी अपना परसेप्शन कायम करें, कोई भी उसके बारे में धारणा बनाए, एक श्रोता के रूप में, एक मतदाता के रूप में और एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में मैं ये कहता हूं कि ये वो आवाज है जो मन की बात में सुनाई देती है और भारत के गांवों, शहरों, महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों, नदी, पहाड़, समंदरों के बारे में जो कुछ टीचिंग हमें करती है, अपने अनुभव शेयर करती है। तो ये भारत की आत्मा की आवाज जो सुनाई पड़ती है। ये केवल एक सरकारी प्रेस नोट नहीं है, अफसरों के लिखे हुए ये भाषण नहीं है कि लिख दिए और पढ़ दिए, वो अपने अनुभव से सुनाते हैं। तो हम सबको, हम लोग 40-45 मिनट के सारे कक्षाएं आप लोगों की स्कूल में होती हो, एक रविवार के दिन कोशिश करो, महीने में केवल एक ही दिन देना, थोड़ा सुनो। और अगर उसमें किसी का नाम उल्लेख कर रहे हैं, फौरन गूगल सर्च करो कि ये सरपंच का नाम क्या है, इसने क्या किया है, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। वो अगर किसी और विषय पर कोई बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मानसून की बात की, उनको कुछ श्रोताओं ने ऐसा कहा कि आप मानसून के बारे में कुछ कहें इस बार की मन की बात। तो मानसून के बारे में उन्होंने बात करते हुए उसको कितने आयामों में मानसून को खोल दिया। उन्होंने रोगों की बात की, मानसून में पैदा होने वाले रोगों की बात की, वृक्षारोपण की बात की। जब रोगों की बात की तो उन्होंने साफ सफाई पर आ गए। मित्रों, आखिरी बात एक कहूंगा मैं, इतने सालों में इतनी सारी सरकारी योजनाएं और आह्वान हमने प्रधानमंत्रियों के सुने, लेकिन भारत स्वच्छता अभियान मेरे 25 साल के मीडिया के कैरियर में बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जो भारत स्वच्छता अभियान है, इस जैसा असरदार अभियान मैंने नहीं देखा कि कोई आह्वान दिल्ली में बैठकर कर रहा है और धीरे धीरे जो शहर साफ हुए। मैं सबसे गंदे शहर में सबसे लंबे समय रहा हूं अपनी सेवा काल में, इंदौर एक सड़ा हुआ शहर था, सड़ा हुआ, जिसकी पुरानी नदियां सब सड़ चुकी थी, अभी भी खराब हालत में रही है अभी तक। और आज वो, जब से भारत स्वच्छता अभियान के तहत ये रेटिंग शुरू हुई है साफ सुथरे शहरों की, वो लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश का। 360 डिग्री पर चेंज हुआ है, 360 डिग्री पर ऐसा चेंज हुआ है, अकल्पनीय है वो। जब मैं रहता था सोच भी नहीं सकते थे कि इस शहर की ऐसी तस्वीर हो सकती है। एक व्यक्ति तो बदला था, सत्ता में कोई और था, उसकी जगह कोई और गाड़ मांस का पुतला बैठ गया, उसने एक बात कह दी कि भारत को साफ सुथरा करो यार, बहुत गंदा है, और लोग भिड़ गए। और कोई मशीनरी है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी विकसित देश के सफाई कर्मचारी यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए या कोई ब्यूरोक्रेसी बदल दी हो। वही ब्यूरोक्रेसी, वही नगर निगम है, वही वहाँ के नागरिक हैं, वही हम भारतीय हैं जो वहाँ जाके जो भी कारोबारी शहर है, रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए जाते हैं। हम उसी चरित्र के लोग हैं जो उनकी शपथ के पहले तक थे,
हमारे डीएनए में कुछ नहीं बदला, तो ये कैसे बदल गया? ये कैसे बदल गया कि एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और एक नर्क की तरफ जाना हुआ शहर और स्वर्ग की तरह बन गया? आप जाके देखिए। आज मैं यहाँ खड़े होकर कहता हूँ कि भोपाल सड़ता हुआ शहर है, सड़ता हुआ शहर है भोपाल, और जो इंदौर है वो सजता हुआ शहर है। ऐसा चेंज लाए इंदौर शहर। तो ये कैसे संभव हुआ? इसकी जरा हमें इसकी एनालिसिस करना चाहिए और हमें ये सारी बातें ध्यान से सुनना चाहिए। ये केवल भाषण नहीं, ये केवल भाषण नहीं। उनके 35-40 मिनट जो भी वो बोलते हैं मन की बात में, कोई ना कोई बात आपके दिल को छू गई और आप उसको अगर सर्च करोगे, आगे बढ़ोगे, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा उसमें, तो उसमें जाना चाहिए। वो हमारी एक लर्निंग है, एक 50-60 साल के जमीनी अनुभव और अध्ययन और पूरी राजनीतिक यात्रा के बाद अगर कोई ऐसी मुखर आवाज है तो हमें वो सुनना चाहिए, हम सहमत हो या ना हो। अगर आपकी असहमतियां हैं तो असहमतियां भी लिखिए, कोई नहीं रोकता। सोशल मीडिया के जमाने में अब कोई मोहताज नहीं है आपकी हमारी बात को हम कहां कहेंगे, कहिए, वो कह रहे हैं लोग। तो असहमत है तो भी कम से कम तर्क पे आइए ना, लॉजिक पे आइए। तो एक वो अवसर देते हैं हमको कि हम उनकी दृष्टि से भारत को देखें, उनकी दृष्टि से भारत को समझें, अपनी दृष्टि को विकसित करें। और अगर हमें लगता है कि उनके किसी प्रयोग में कोई कमी है तो फौरन आपको उनको शेयर कर सकते हैं कोई भी बात। मैंने उदयपुर में गया, 3 पिक्चर उनके लिए ट्वीट पे डाले और चौथे दिन से असर शुरू हो गया, तो इसको मैं क्या कहूं। बहुत बहुत भाई साहब को हमने पहले कई माध्यमों से सुना, पूर्व में कई माध्यमों से आप सबने भी सुना होगा, और आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ कि भाई साहब को प्रत्यक्ष सुनने का मौका हम सबको मिला, ऐसा सौभाग्य हमको मिला। अब मैं आदरणीय सुशील जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी को जो मन की बात पुस्तक है वो भेंट करें। सभी लोग इस आयोजन समिति के बिहाफ में मैं आपको आभार प्रेषित करता हूं। आदरणीय भाई साहब, जो छात्र विहार से पधारे शिक्षकगण और जो विद्यार्थी है उनका भी मैं इस आयोजन समिति के बिहाफ में आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। इसके पश्चात हम एक संकल्प लेंगे कुछ ही क्षणों में। सभी लोग अपने स्थान से खड़े होके इस तरीके से ओम हम लेते हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं गरीब एवं वंचित वर्ग के हित में अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा एवं समाज में समानता एवं समरसता की दिशा में आगे बढ़ूंगा। आप सभी को धन्यवाद। आप